नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। 1977 में एक फिल्म आई थी, हम किसी से कम नहीं, जिसमें मोहम्मद रफी ने एक बेहद खूबसूरत गाना गाया था, जिसके बोल थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इन दिनों मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी उस गाने को याद कर रहे हैं, मन ही मन शायद उसी गाने को गा रहे हैं। उनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने अब से 3 साल पहले एक वादा किया था, और वो वादा आज तक नहीं निभाया। और ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये कोई आम पुलिस अधिकारी नहीं है। इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का, अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी 26 नवंबर 2008 को, जब अब से 15 साल पहले मुंबई पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। क्या है पूरा मामला, ये समझते हैं। देखिए, राजनेताओं का काम है वादे करना। अक्सर चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनेता तरह तरह के वादे करते हैं, लोगों को लुभाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि भाई जो वादा किया गया है उसको पूरा भी किया जाए। बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि राजनेता अपने किए गए वादे को पूरा करते हैं। ठीक है, जब तक चुनावी वादे कर रहे हैं, वो तो अब भारत की जनता भी समझती है कि वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन अति तब हो जाती है जब ये राजनेता पुलिस अधिकारियों से वादा करते हैं, और वो भी ऐसे पुलिस अधिकारियों से जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, और फिर उसे पूरा नहीं करते। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से निकले 10 आतंकी दक्षिण मुंबई में पहुंचे थे। उसके बाद वो शहर में दो दो के ग्रुप में अलग अलग इलाकों में बंट गए। 2 लोग लियोपोल्ड कैफे गए, 2 लोग ताज होटल गए, 2 लोग नरीमन हाउस गए जो कि यहूदियों का कल्चरल सेंटर है, 2 लोग ओबेरॉय होटल गए, और 2 लोग सीएसटी गए। और इन तमाम ठिकानों पर इन्होंने जमकर खून खराबा किया। सीएसटी पर जो 2 लोगों का ग्रुप आया, उसमें एक था अबू इस्माइल और उसके साथ था अजमल कसाब। इन लोगों ने सबसे पहले सीएसटी रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की, जहां पर करीब 55-60 लोग मारे गए, 100 के आसपास लोग उसमें घायल हुए। फिर सड़क क्रॉस करके ये लोग आए कामा हॉस्पिटल की लेन में, वहां पर उन्होंने गोलीबारी की, वहां खून खराबा किया। और उसी लेन में इनकी भिड़ंत मुंबई पुलिस के 3 जांबाज अधिकारियों से हुई। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, ये तीनों एक ही कॉलेज में सवार थे और इन दोनों आतंकियों को ढूंढने निकले थे, लेकिन इन्होंने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि इन तीनों ही अधिकारियों की मौत हो गई, उन्हें शहादत प्राप्त हुई। उसके बाद उनके शवों को बाहर निकालकर इन 3 अधिकारियों के साथ साथ इनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके भी शव मौजूद थे, उन सभी को बाहर निकालकर फिर उस कॉलेज गाड़ी पर इन्होंने कब्जा किया और वहां से ये मेट्रो जंक्शन की तरफ पहुंचे। मेट्रो जंक्शन बमुश्किल वहां से 200 मीटर के फासले पर था। वहां इन्होंने देखा कि बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी हुई है, मीडिया कर्मी थे वहां पर, पुलिस कर्मी थे। तो अबू इस्माइल ड्राइविंग सीट पर था और उसके बगल में कसाब बैठा हुआ था। तो कसाब ने उस भीड़ की तरफ अपने AK-47 से फायरिंग की, और उस फायरिंग में ईटीवी चैनल के एक कैमरामैन की उंगली उड़ गई। और दूसरी तरफ जो अरुण चित्ते नाम के एक वहां पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, उनके सीने में 3 गोलियां लगी और वे वहीं शहीद हो गए। उसके बाद ये कॉलेज गाड़ी के साथ पहुंचते हैं दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर। वहीं पर महाराष्ट्र का विधान भवन है। विधान भवन के पास अबू इस्माइल को लगता है कि गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है। वो आकर देखता है तो टायर पूरा बैठा हुआ होता है। ये दोनों लोग बाहर निकलते हैं और उसी वक्त वहां से एक अंधेरी इलाके के होटेलियर की कोड़ा कार वहां से गुजर रही होती है। तो बंदूक की नोक पर उस कोड़ा कार को रुकवाया जाता है, उसके मालिक को कार से बाहर निकालते हैं और फिर उस कार में ये दोनों लोग बैठ जाते हैं। फिर से अबू इस्माइल ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कसाब उसकी बगल वाली सीट पर, और फिर ये सीधे जाते हैं मरीन ड्राइव में उत्तर की दिशा में। मरीन ड्राइव की दक्षिणी दिशा में है नरीमन पॉइंट और उत्तरी दिशा में है गिरगांव चौपाटी। अब जब इन्होंने कॉलेज को जब कैप्चर किया होता है,
कामते, करकरे और सालस्कर की हत्या करने के बाद उसी वक्त मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम से एक मैसेज हर जगह भेज दिया जाता है कि पुलिस की कॉलेज को जो है कैप्चर कर लिया है इन दोनों आतंकियों ने। और फिर विधान भवन में एक अरुण जाधव नाम के कांस्टेबल होते हैं जो कि उसी कॉलेज में मरने का नाटक करके पीछे पड़े होते हैं। तो जब ये कॉलेज का टायर पंक्चर होता है और जब ये स्कॉर्पियो कार में जाते हैं तो अरुण चित्ते तुरंत ही कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है कि कॉलेज को यहाँ पर छोड़ के वो दूसरी कार में ये लोग वहां से आगे निकले हैं टुवर्ड्स मरीन ड्राइव। अब कंट्रोल रूम से मुंबई भर के पुलिस थानों को ये संदेश जाता है कि दो आतंकी इस तरह की कार में घूम रहे हैं और आप अपने अपने ठिकानों पर नाकेबंदी कीजिए, बैरिकेड्स लगाइए। तो मरीन ड्राइव पर भी डीबी मार्ग पुलिस थाना, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में गिरगांव चौपाटी आती है, गिरगांव चौपाटी पर कैफे आइडियल के जंक्शन पर एक नाकेबंदी लगाई जाती है, सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता है और वो सड़क बाकी के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी जाती है। अब इस्माइल और कसाब इस कोडा कार को लेके उसी मरीन ड्राइव की सड़क पर नरीमन पॉइंट से गिरगांव चौपाटी की तरफ आते हैं। अच्छा, इस बीच में तुकाराम ओमले नाम के एक एएसआई डीबी मार्ग के, उनको ये कार नजर आ जाती है और वो उस कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं अपने मोटरसाइकिल पर। जैसे ही ये गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं तो इस्माइल ये देखकर चौंक जाता है कि सामने बैरिकेड लगा हुआ है। वो यूटर्न लेने की कोशिश करता है जल्दी से कार की, अपने कार की जो फ्रंट की लाइट है वो जला देता है, कार का वाइपर विंडशील्ड का वो ऑन कर देता है पुलिस वालों को कंफ्यूज करने के लिए और जल्दी से यूटर्न लेने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक में तुकाराम ओमले वहां पर पहुंच जाते हैं और कसाब को पीछे से जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कसाब के हाथ में जो AK-47 राइफल होती है उसका ट्रिगर दबा देता है और एक एक करके कई सारी गोलियां तुकाराम ओमले को लग जाती हैं और वे वहीं शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं वो हरकत में आते हैं और उनमें से एक इंस्पेक्टर हेमंत बावधनकर, वो तुरंत इस्माइल जो ड्राइविंग सीट पर होता है, इस्माइल के सिर और आंख के बीच में अपने रिवॉल्वर से फायर करते हैं। गोली लगते ही इस्माइल वहीं पर मर जाता है, जबकि कसाब को लाठी डंडों से बाकी कांस्टेबल पीटने लगते हैं, उसकी AK-47 राइफल छीन लेते हैं। तो इस तरह से कसाब जिंदा पकड़ा जाता है और उसका जिंदा पकड़ा जाना मुंबई पुलिस के लिए और बाकी जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होती है, क्योंकि कसाब के जिंदा पकड़े जाने से ही इस पूरी साजिश में पाकिस्तान की भूमिका का पता चलता है और यह पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के कैंपों में इन 10 आतंकियों की ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे सारा कुछ प्लान हुआ था और कैसे इनको मुंबई भेजा गया। तो इंफॉर्मेशन की गोल्ड माइन साबित होता है यह अजमल कसाब। अब इस उपलब्धि के बाद, अजमल कसाब को जीवित पकड़ लेने के बाद, डीबी मार्ग की उस पुलिसिया टीम की काफी पीठ थपथपाई जाती है। वाकई में उन्होंने बहुत ही बहादुरी का और सूझबूझ का परिचय दिया होता है और कसाब को जिंदा पकड़ना तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो चाहते तो हेमंत बावधनकर इस्माइल को गोली मारने के तुरंत बाद वो कसाब को भी गोली मारने वाला था, लेकिन वहीं पर संजय गोयलकर नाम के दूसरे अधिकारी थे, उन्होंने तुरंत वार्न किया हेमंत बावधनकर को और बोला कि ये एविडेंस है, इसको मारो मत, इसको जिंदा पकड़ो। और तभी आइडिया आता है कि इसको जिंदा पकड़ लेना चाहिए कसाब को, और फिर जिंदा पकड़ा जाता है। उस घटना के बाद साल 2020 में जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार होती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हैं, तो राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख 2020 मार्च में बजट सेशन के दौरान एक घोषणा करते हैं। घोषणा ये करते हैं कि कसाब को जिंदा पकड़ने वाली डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम को, जो 14 अधिकारियों की टीम है, अधिकारियों की और पुलिस कर्मचारियों की, उनको 1 स्टेप प्रमोशन दिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये। इसका मतलब ये होता है कि जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर बन जाएगा, जो इंस्पेक्टर है वो सीनियर इंस्पेक्टर बन जाएगा, जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो ACP बन जाएगा। सरकार की तारीफ होती है कि किस तरह से उन्होंने बहादुर पुलिस वालों की हौसला अफजाई की, लेकिन हकीकत कुछ और ही साबित होती है। ये जो अनिल देशमुख हैं, ये इस घोषणा के साल भर बाद तक अपने पद पे बने रहते हैं, अगले साल मार्च तक। उसके बाद
वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं, ईडी गिरफ्तार करती है, फिर सीबीआई गिरफ्तार करती है। लेकिन इस साल भर में अपने इस वादे को पूरा करने के लिए वे कुछ नहीं करते। ये तमाम बहादुर पुलिस वाले इंतजार कर रहे होते हैं कि सरकार ने जो वादा किया है उनको पूरा किया जाएगा। वन स्टेप प्रमोशन का मतलब होता है ना केवल आपका ओहदा बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, जो पर्क्स मिलते हैं वो बढ़ते हैं, एक तरह का पुरस्कार होता है वो। लेकिन साल भर तक कुछ नहीं होता, अनिल देशमुख जेल की हवा खाने निकल जाते हैं। अब उनकी जगह पर आते हैं दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री। उनके साथ भी ये पुलिस वाले फॉलो करते हैं कि भाई सरकार ने वादा किया था कि हमें वन स्टेप प्रमोशन दिया जाएगा, क्या हुआ उसका। मीडिया भी उनसे सवाल पूछती है, लेकिन वो कहते हैं ठीक, मैं मामले की जानकारी लेता हूं, कैसे क्या करना है, और फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं होता है, गोल मोल जवाब। अब तो महाविकास आघाड़ी की सरकार भी चली गई है और अब आ गई है एकनाथ शिंदे की सरकार, महायुति की सरकार, जिसमें गृह मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो क्या ये सरकार इनका वादा पूरा करेगी जो अनिल देशमुख ने जो वादा किया था? क्योंकि देखिए, वादा किसी पार्टी ने नहीं किया था, वादा तो सरकार ने किया था। ये सरकार का वादा माना जाएगा, ये एनसीपी का वादा नहीं माना जाएगा। तो सरकार ने वो वादा किया था, तो भले ही सत्ता में कोई भी पार्टी हो, पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसको ये वादा तो पूरा करना ही चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ पर एक गंभीर बात यह है कि जो 14 पुलिसकर्मी थे, उनमें से कई लोग रिटायर हो चुके हैं, इंतजार करते करते कि हमें वन स्टेप प्रमोशन मिलेगा। ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं इंस्पेक्टर हेमंत बावधनकर, वो पिछले साल रिटायर हो गए सीनियर इंस्पेक्टर बनके। अगर सरकार उन्हें वन स्टेप प्रमोशन दे देती तो शायद आज वो एसीपी होकर रिटायर होते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और भी कई अधिकारी हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पे, वे भी रिटायर हो रहे हैं, उनको छो जाएंगे अभी साल भर में। तो ये वादा क्या सिर्फ तालियां बटोरने के लिए था? मेरा एनसीपी से और अनिल देशमुख से ये सवाल है, उद्धव ठाकरे से भी ये सवाल है, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अगर आप इस तरह से वादे को पूरा नहीं कर सकते थे, तो ऐसा वादा करके इन पुलिस अधिकारियों के साथ मजाक क्यों किया गया? इन बहादुर पुलिस अधिकारियों के साथ जिन्होंने अपनी जान बाजी पर लगाई थी। और अब मेरा सवाल एकनाथ शिंदे से भी है और देवेंद्र फडणवीस से भी, कि भले ही वो सरकार चली गई हो, वो पार्टी सरकार से हट गई हो, लेकिन ये वादा किसी पार्टी का नहीं है, सरकार का है। और ऐसे में अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वादा किया गया है उस वादे को पूरा किया जाए। हम देखते हैं कि ये सरकार उस वादे को पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। जो भी होगा उसकी जानकारी हम आप तक लाएंगे। आप बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।